ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ऑर्गेनिक स्टेट है जो फर्स्ट अपना सिक्किम है, और सॉइल लेस बिना मिट्टी के किस प्रकार से खेतीबाड़ी की जाती है, ये सब हम स्टडी कर चुके थे। जिसमें सिर्फ मिनरल सॉल्यूशन दे दिया जाता है पेड़ पौधों के लिए और फसल पैदा कर ली जाती है। अब हम स्टडी करने वाले हैं साथियों, जो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। यहाँ पर एक दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, नेक्स्ट तक अब चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कौन कौन सी खेती बाड़ियाँ या कृषि की जाती है इंडिया में। जिसमें से फर्स्ट पार्ट आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें सिर्फ आजीवन यापन करने के लिए, जीविका चलाने के लिए यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, टू सर्वाइवल ओनली। यहाँ पर कुछ व्यापारिक उद्देश्य नहीं होता है। सेकंड टाइप आता है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, खेतीबाड़ी की जाती है, उसी के साथ साथ कुछ पशु जानवर भी रखे जाते हैं, पास्टरल, जो गडरिया से संबंधित है। इस प्रकार खेतीबाड़ी को मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। जहाँ या शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ए प्लॉट ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए ज़मीन का कुछ हिस्सा है कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की खेती आसाम, मेघालय, मिजोरम इस एरिया में की जाती है। तो ये होती है जमिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। इसमें क्या होता है साथियों, व्यापक बहुत बड़ा रूप में आप फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वेयर पॉपुलेशन साइज स्मॉल, जहाँ पर पब्लिक या जनता कम है साथियों, डेंसिटी देखी जाए एरिया की, और वहाँ पर ज़मीन काफ़ी है, तो वहाँ पर मशीनों की हेल्प लेकर सहायता से बड़े व्यापक पैमाने पर खेतीबाड़ी की जाती है, उसको एक्सटेंसिव फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप आता है साथियों, अब यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वेयर पॉपुलेशन इज बिग, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी थी, स्मॉल थी, साइज कम थी, जनता कम थी, ज़मीन ज़्यादा थी। अब यहाँ पर जनता ज़्यादा है, पॉपुलेशन लोग बाग मानव ज़्यादा है, और वहाँ पर ज़मीन कम है। तो इस प्रकार की खेतीबाड़ी एक्सटेंसिव फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। गहने सघन खेती, वेयर पॉपुलेशन इज बिग, जनता बहुत ज़्यादा है, लैंड इज लेस, ज़मीन कम है। एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर, यहाँ पर जनता को, पॉपुलेशन को ही मैनुअल लेबर लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती किस में कंसिडर की जाती है, इंटेंसिव फार्मिंग या गहन सघन खेती में कंसिडर की जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं साथियों, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों को लगाया जाता है, जंगल लगाने का कार्य एक तरह से। इन दिस टाइप क्रॉप्स आर मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट करने के लिए जो बाहर भेजनी है साथियों, जिनका खुद जिस एरिया में हो रही है वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, तो ग्लोबल लेवल तक उनका एग्रीकल्चर किया जाता है, प्रोडक्शन कर एक्सपोर्ट की जाती हैं। ट्रीज एंड बुशेज आर प्लांटेड ऑन ह्यूज स्टेट्स, यहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ एक बड़े स्टेट या आप कहें जो एरिया है, क्षेत्र है, उस पर इस खेतीबाड़ी को किया जाता है। तो इस प्रकार ये थी अपनी खेतीबाड़ी की वार्ता, जो एग्रीकल्चर इन इंडिया है। हिंदुस्तान में कौन कौन सी फसलें किस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है, किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब देख लेते हैं साथियों प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो सब हम यहाँ पर पॉइंटों को हाईलाइट करने वाले हैं। जनरली फार्मर्स आर अनएजुकेटेड एंड हैव नो साइंटिफिक अप्रोचेज। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, सामान्यतः जो किसान होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन पर साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती है उनके पास, तो जिससे वो खेतीबाड़ी कर पाते हैं वो लिमिटेड एरिया में होती है या फिर लिमिटेड रेंज में होती है, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाती। ये सिर्फ कहने की बातें हैं साथियों, किसानों को अच्छे से आता है, ये करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज इसी प्रकार से करते आ रहे थे। एवोल्यूशन चलता आ रहा है, धीरे धीरे अपडेट होते जा रहे हैं, किसान यहाँ से आगे और अपडेट होते जाएंगे, तो इस प्रकार का अप्रोच चलता रहेगा। वहाँ पर कम नॉलेज थी, आजकल जिनको ज़्यादा है वो इनको अनएजुकेटेड बोल देते हैं, बाकी इनको बहुत कुछ आता है। यही तो सदियों से चलते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज खेतीबाड़ी करते आ रहे थे उसी प्रोसेस को ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब आप अपडेट करते रहिए, सब कुछ नया चलता रहेगा। दे यूज़ प्राइमेटिव टूल्स एंड आउटडेटेड मेथड, जो पुराने टूल हैं, आउटडेटेड मेथड हैं, उनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उनको अपडेट करने की आवश्यकता है। गुड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, उसमें अच्छे बीजों की, खादों की और उन्नत तकनीक की आवश्यकता है। आर नॉट अवेलेबल टू देम, ये सब उनके लिए उपलब्ध नहीं है। स्टिल कॉटन इज द ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट इज being commercially cultivated in India। जो अभी अपनी कॉटन है, कपास है, वही सिर्फ एकमात्र फसल है जो ट्रांसजेनिक है, जिसकी जनरेशन में जिसकी जो प्रजाति है उसमें दूसरी बाहरी प्रजातियों का जीनों का अंतर कर उसकी मूल प्रजाति में बदलाव कर कुछ उसको मॉडिफाई कर इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ कपास को।
इस प्रकार से और बहुत सारी फसलों को अपडेट किया जा सकता है जो कमर्शियली बहुत हेल्पफुल, लार्ज प्रोडक्शन के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। स्कोप है, इसमें आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्रॉप्स सीजन्स इन इंडिया, तो इस प्रकार से कुछ कमियां थी उनको आप अपडेट करें, जागरूक करें लोगों को और अपने आप को, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। अब देखते हैं कौन कौन सी फसलें होती हैं, किस किस सीज़न में होती हैं, हिंदुस्तान में कौन कौन सी ऋतु हैं। उस प्रकार से ऋतुओं का सीज़न बदलता रहता है, जो ये समय बदलता रहता है, सर्दी गर्मी, इस प्रकार से बारिश का मौसम आता है, तो हर मौसम के लिए कुछ अलग फसलें होती हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसमें से नंबर 1 स्टडी करते हैं रवि। सोविंग बीजारोपण होता है, बिगेन्स इन सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में इसका बीजारोपण होता है। एंड हार्वेस्टिंग, कटाई होती है इसकी, टेक प्लेस इन फरवरी मार्च। इस प्रकार की जो फसलें होती हैं रबी फसलें कहलाती हैं, जिसमें वीट, बरले, पल्सेज एंड सम ऑयल सीड्स, जिसमें कुछ तेल के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सरसों बरसों हैं, ये इस प्रकार से गेहूँ, जौ, दालें, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। इनकी बुवाई सितंबर अक्टूबर में होती है, कटाई होती है फरवरी मार्च तक जाकर। सेकंड पार्ट आता है खरीफ की फसलें। इस प्रकार से ये नई फसल है अपनी खरीफ की। द क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन एंड हार्वेस्टिंग टेक प्लेस आफ्टर द रिट्रीट ऑफ मानसून इन सितंबर अक्टूबर। ये कब की जाती है साथियों? बारिश के सीजन में की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है? जब मानसून वापस भगतते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन, बारिश में की जाती है, और रिट्रीट, मानसून वापस चले जाते हैं घूमकर समंदरों की तरफ, सितंबर अक्टूबर में करीब इनकी कटाई की जाती है। इस प्रकार की फसलें राइस, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट्स, कॉटन एंड जूट। यहाँ पर चावल, मक्का, बाजरा, ग्राउंडनट, जो पीनट या मूंगफली होती है साथियों, कपास और ये सन, जूट, इस प्रकार की फसलों को खरीफ की फसलें कहा जाता है, खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं साथियों? जो इनके बीच में की जाती हैं। दिस इज द समर सीजन फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स विच रिमेन टिल अप्रैल, मई एंड जून। ये अप्रैल, मई और जून तक काटी जाती हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो कुछ सब्जियां होती हैं, फल फ्रूट होते हैं, जो इस टाइम में उगाई जाती हैं, जो जायद फसलें कहलाती हैं। आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है साथियों। जैसा आपको बार बार बताया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए स्पेस रहता है। आप जो नोट्स डाउनलोड करते हैं तो उनमें भी ब्लैंक पेज डाल कर रखें, जिससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पेज उसमें ऐड किए जा सकते हैं। इस प्रकार से अब देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। धीरे धीरे साथियों हम अपडेट होते हुए आ रहे हैं, फसलें देख ली हैं, अब ग्रीन रेवोल्यूशन देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है साथियों? बदलाव आ रहा है, अनाज की फसलों को बढ़ाने के लिए, लार्ज मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए इस प्रकार का रेवोल्यूशन चलाया गया। उस रेवोल्यूशन का नाम ग्रीन रेवोल्यूशन रखा गया। ग्रीन रेवोल्यूशन इज हैज़ मेड अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। ये रेवोल्यूशन है, हमको सेल्फ सफिशिएंट बनाता है फूड प्रोडक्शन में, जो खाने पीने की चीज़ हैं अनाज से संबंधित। द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स में क्या है? ग्रेन, अनाज, दैट हैज़ टेकन प्लेस सिंस द 1960s mainly as a result of introduction of high yielding varieties of wheat and rice and use of fertilizers, machines and irrigation etc is known as green revolution। फूड ग्रेन से संबंधित है ये रेवोल्यूशन साथियों, आपको बता दिया है। इसमें अनाज पर ध्यान दिया गया, बहुत लार्ज मात्रा में पैदा किया गया उन्नत तकनीकों का, खादों का इस्तेमाल करते हुए। इसमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल्स इंक्रीज की गई। और कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट किया गया था लगभग 1960 से, और वहाँ से चलता आ रहा है। और इसमें क्या इंट्रोडक्शन किसके लिए किया गया है? इसका किया गया है साथियों वैरायटियों को अपडेट करने के लिए, और जो अपना उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए, जिसमें गेहूँ, चावल, फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल हो, मशीनों का इस्तेमाल हो, सिंचाई की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से फूड को आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करें, देश को उन्नत करें और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें बाहर भी, और जिससे इनकम सोर्स बनाया जा सकता है। आजीविका यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से रेवोल्यूशन लाया गया, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। इसी प्रकार के कुछ और रेवोल्यूशन हैं जो समय समय पर बार बार में आते रहे और कुछ बदलाव करते रहे। अपडेट, परिवर्तन संसार का नियम है, जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इस प्रकार से परिवर्तन आते रहेंगे और नया नामकरण होता रहेगा। कलर्स रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इस प्रकार के कुछ और फेमस कलर रेवोल्यूशन है। पीएम मोदी ट्रायंगुलर रेवोल्यूशन, जिसमें से जो अपडेटेड हैं साथियों, पुराने कलरों को भी या पुराने रेवोल्यूशन को अपडेट कर दिया गया है। जैसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन संबंधित था अनाज से, सीरियल से, कौन से, तो यहाँ पर जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो पीएम मोदी ट्राई कलर रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, तो उसमें प्रोटीन रिच पल्सेज के लिए इसका नामकरण किया गया है, इस पर ध्यान दिया गया था, फोकस किया गया था। वाइट रेवोल्यूशन
कैटल वेलफेयर के लिए। जैसा साथियों वाइट जो रेवोल्यूशन है पहले किसके लिए था, मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये ट्रायंगुलर कलर में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ट्रायंगुलर कलर रेवोल्यूशन में कैटल वेलफेयर के लिए इस पर ध्यान दिया गया। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, फिश से संबंधित है साथियों, लेकिन अब ये ट्राई कलर में आकर फॉर फिशरमैन्स वेलफेयर एंड क्लीन वाटर के लिए इस रेवोल्यूशन का इस्तेमाल किया गया। सैफरन रेवोल्यूशन, तो ये नया रेवोल्यूशन है। सैफरन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, सोलर एनर्जी पर सैफरन रेवोल्यूशन के अंतर्गत ध्यान दिया गया है, इसके उत्पादन पर, इसको समझने के लिए और डिटेल में इसका इस्तेमाल करने के लिए अवेयरनेस की गई। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है साथियों, पटाटो से, पटाटो पर ध्यान दिया गया। फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन से संबंधित है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से संबंधित है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, जूट से। तो इस प्रकार से रेवोल्यूशन समय समय पर आते गए और धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते गए। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर या हनी से संबंधित है गोल्डन रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन यदि आपसे कोई पूछे तो ब्लैक रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है, तो आप आंसर करेंगे पेट्रोलियम से। इस प्रकार के रेवोल्यूशन है कुछ फेमस, आप चाहें तो और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, आपके लिए स्पेस अवेलेबल है, और ब्लैंक पेज डालकर आप अपने नोट्सों को और डेंस बना सकते हैं, सघन बना सकते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी कुछ कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे पढ़ने वाले सारे PDF फॉर्मेट में नोट्स आपके अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। जो अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीरीज़ के नोट्स हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये नोट्स आपके लिए सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेलेबल हैं, और इनको डेंस बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान की आपको सामान्य क्लासें चल रही हैं जिनका आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।